सो हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज ये दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा लेक्चर है ग्लूकोमा का। ठीक है, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और यार बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन अपनी ऑलरेडी इंट्राओकुलर प्रेशर की समझ ली थी। ठीक है, जिसमें था टोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ टोनोमेट्री, सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन करेंगे। हमने इंट्राओकुलर प्रेशर का एग्जामिनेशन कर लिया, अब हम ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन पार्ट 2 में, जिसमें हम ऑप्टिक डिस्क को कैसे एग्जामिन करते हैं, डैट इज़ बाय ऑप्थेल्मोस्कोप। तो ऑप्थेल्मोस्कोपी दो तरीके से होती है, डैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो ही यूज़ होता है ऑप्टिक डिस्क के एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा होता है दैट इज स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी। जो स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी होती है बेसिकली एक स्लिट लैम्प ही होता है, जैसे कि मैंने आपको गोल्डमैन स्लिट लैम्प वाले में बताया था कि वो एक स्लिट लैम्प होता है। इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि एक एक्सटर्नल लेंस लगाते हैं, उसमें भी लगाते थे, पर इसका जो पावर होती है लेंस की वो +90 डायप्टर होती है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है। और ये जब हम लेंस लगाते हैं ना, एक्सटर्नल लेंस लगाते हैं ना ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन के लिए, करता क्या जो एक्सटर्नल लेंस वो मैग्नीफाई कर देता है, मतलब ऑप्टिक डिस्क को मैग्नीफाई कर देगा तो ज़्यादा अच्छा विजुअल आता है ऑप्टिक डिस्क का। ठीक है, अब ये था दूसरा। इसमें अदर टेस्ट क्या क्या यूज़ होते हैं ऑप्टिक डिस्क के एग्जामिनेशन के लिए, डैट इज़ एक तो कोनोफोकल स्कैनिंग लेज़र टोमोग्राफी, कोनोफोकल स्कैनिंग लेज़र पोलरीमीटर। तो ये दो होते हैं, एक तो कोनोफोकल स्कैनिंग लेज़र टोमोग्राफी और पोलरीमीटर। ठीक है, और एक होता है स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी। ये बेसिकली जो तीन टेस्ट होते हैं, स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी, इससे याद रखिएगा दोनों नाम सेम ही है, बस एक टोमोग्राफी और एक पोलरीमीटर है। ठीक है, इसमें क्या डिटरमाइन करता है, ये रेटिनल जो नर्व फाइबर है उसकी थिकनेस, उसकी लेयर की थिकनेस डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये जो अदर टेस्ट हैं उनसे। ठीक है, तो हमने ये तीन चीज़ें पढ़ ली ऑप्टिक डिस्क एग्जामिनेशन में। एनाटमी ऑफ ऑप्टिक डिस्क हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑप्टिक डिस्क की एनाटमी में क्या क्या होता है। तो बीच में ऑप्टिक कप होता था, जब मैंने बताया था कि जब भी नर्व फाइबर लीव करती है तो उस पार्ट को ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, जहाँ से ये क्या कहते हैं एग लीव करती है, मतलब ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई से, तो यहाँ पे एक चीज़ बनती है दैट इज़ ऑप्टिक कप बनती है, जहाँ से ये रेटिनल वेसल्स, जो रेटिनल आर्टरी वेन वो पास करेंगी, और इसके सराउंडिंग एरियाज में होता है दैट इज़ NRR, जिसको कहते हैं हम न्यूरो रेटिनल रिम और सी दैट रिम। ठीक है, तो ऑप्टिक कप और NRR को मिला के ही ऑप्टिक डिस्क बनती है। तो ऑप्टिक डिस्क क्या होती है बेसिकली, दैट इज ऑप्टिक कप प्लस न्यूरो रेटिनल रिम। तो ऑप्टिक कप मैंने बता दिया क्या होता है, तो सेंट्रल डिप्रेशन होता है जिससे सारी वेसल्स पास करती हैं। ठीक है, ट्रेवल करती हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। एनाटमी मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ा रखी है। ठीक है, शेप ऑफ द ऑप्टिक डिस्क क्या होती है, वर्टिकली ओवल बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क 1.5 mm होता है। ठीक है, और जो C/D रेशियो होते हैं ऑप्टिक कप का डायमीटर बाय ऑप्टिक डिस्क का डायमीटर, ये बेसिकली 0.5 से कम होता है, इसलिए हम 0.3 नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है बेसिकली ऑप्टिक डिस्क का कितना डायमीटर है, और ऑप्टिक मतलब और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है भाई ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक कप के डायमीटर पर। ठीक है, बेसिकली ये डिटरमाइन क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर जितना ज़्यादा ये इसका रेशियो होगा ना, उतना पता चलेगा कि ऑप्टिक जो कप है ना वो इतनी बड़ी है जिसमें कुछ डिफेक्ट आ रखा है, ऑप्टिक नर्व में कोई डिफेक्ट आ रखा है। तो इसका जो रेशियो होता है वो सिग्निफाई करता है कि कोई डिफेक्ट है कि नहीं। नॉर्मली 0.5 से कम होता है। ठीक है, विजुअल फील्ड का एग्जामिनेशन आप पढ़ते हैं, तो विजुअल फील्ड में हम देखते हैं कि विजुअल फील्ड क्या होता है, मतलब पेरीमेट्री से देखी जाती है, मतलब हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। तो विजुअल फील्ड को हम पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे ये हमारी आई है, ठीक है, नॉर्मल आई है, तो इसमें हम ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से हम दूसरा पॉइंट जा रहे हैं, फिर दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है, वापस आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कब तक कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ पॉइंट, फिर ये यहाँ तक देख सकते हैं। फिर इसके आगे हम उसकी अपनी हमारी एक्विटी लॉस हो गया, विजुअल क्या कहते हैं फील्ड लॉस हो गई हमारी, तो हम नहीं देख सकते, तो हमारी विजन नहीं हो पाएगा उसके आगे का। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो सकती है, काइनेटिक और स्टैटिक। काइनेटिक का मतलब और स्टैटिक का मतलब ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो टारगेट है हमारा वो मूव कर रहा है कि स्टेशनरी है। तो अगर काइनेटिक के मतलब क्या है कि जो हमारा टारगेट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन साइड टू अपोजिट साइड टू डिटरमाइन द पेरिफेरी। मतलब वही डिटरमाइन क्या करता है, हमने बताया ना ये क्या डिटरमाइन हो रहा है कि पेरिफेरी कितनी है, कि मतलब जैसे ये टारगेट है, काइनेटिक का मतलब क्या होगा कि जो टारगेट है वो इस साइड जा रहा है, फिर इस साइड
जा रहा है, फिर इस साइड जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है तो हम काइनेटिक बोलेंगे, और इसकी क्या डिटरमाइन करेगा, दैट इज़ पेरिफेरी ऑफ विजुअल फील्ड डिटरमाइन करेगा। तो टारगेट मूव करता है। इसमें चेक क्या करते हैं, मोनोकुलर विजन टेस्ट चेक करते हैं। मोनोकुलर विजन मतलब सिंगल आँख से ही चेक करते हैं। ठीक है, बाइनोकुलर होता तो दो आँख से चेक करते हैं। इसमें क्या है, गोल्डमैन पेरीमेट्री और क्या कहते हैं, बेजरम टेंजेंट स्क्रीन। गोल्डमैन पेरीमेट्री क्या होती है, गोल्डमैन पेरीमेट्री बेसिकली क्या होता है, एक बाउल शेप का एक वो होता है कि जिससे हम विजुअल फील्ड चेक करते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे पर्सन बैठा होता है। ठीक है, मैं फोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब इससे हम बाउल में ना लाइट जलती रहती है, एक लाइट फॉलो होती है इस बाउल में। ठीक है, वो इस साइड से इस साइड मूव करती है। हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी विजुअल फील्ड यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ऐसे डिटरमाइन करते हो। गोल्डमैन में होता है। बेजरिंग टेंजेंट स्क्रीन में क्या होता है कि एक स्क्रीन होती है ब्लैक कलर की, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कितनी डिग्री तक हमारी विजुअल फील्ड है। ठीक है, कि 30 डिग्री है, कि हम इस चीज़ को ना रोटेट करेंगे, रोटेट करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक का देख पा रहे हैं पॉइंट। ठीक है, ये स्टैटिक में क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक में टारगेट हमारा स्टेशनरी रहता है। तो होता क्या है स्टैटिक में कि लाइट का जो सोर्स होता है उसमें लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा, जिसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं। टारगेट मूव नहीं करता, लाइट मूव नहीं करती, बस इसमें इंटेंसिटी बदलती रहती, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि वो स्टैटिक है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं और ग्लोकोमा की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो जो सुपरा थ्रेशोल्ड है उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, याद रखिएगा, सुपरा थ्रेशोल्ड स्क्रीनिंग के लिए होता है और थ्रेशोल्ड वाला ग्लोकोमा के लिए मॉनिटरिंग के लिए होता है। ठीक है, इसमें हम टाइप्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि थ्रेशोल्ड के अंदर क्या क्या आता है। उससे पहले हम एक पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ कि एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि स्टैटिक पेरीमेट्री क्या होता है। तो विजुअल फील्ड इज टेस्टेड बाय प्रेजेंटिंग द स्टेशनरी लाइट। हमने बताया कि स्टेशनरी लाइट होती है जो वेरियस स्पॉट्स और लोकेशन पे जलती है। ठीक है, अब होता क्या है, जो थ्रेशोल्ड टेस्टिंग होता है वो क्या एम या डिटरमाइन करता है कि द डिमनेस्ट लाइट इंटेंसिटी और पेशेंट कैन डिटेक्ट, मतलब जो सबसे डिम लाइट होगी जो पेशेंट को डिटेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडिंग द प्रिसाइज मेजर ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब कि कितनी सेंसिटिविटी है उसकी आँख की कि वो डिमनेस लाइट तक को वो परसीव कर पा रहा है, तो वो थ्रेशोल्ड होती है। सुपरा थ्रेशोल्ड क्या होती है, एक फिक्स पॉइंट जहाँ पे ना ब्राइटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जल रही होगी बेस्ड ऑन नॉर्मल विजुअल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसमें हम क्या एस्टिमेट करेंगे कि नॉर्मल विजुअल फील्ड हमारी इंटेंसिटी कितनी है। तो मैंने क्या बताया, सुपरा जो थ्रेशोल्ड है इसमें स्क्रीनिंग देखी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल विजुअल फील्ड देख रहे हैं। ग्लोकोमा वाली जो चीज़ चेक कर रहे हैं उसमें हम लाइट को बहुत डिमनिश कर दे रहे हैं, डिम कर दे रहे हैं, फिर हम उसकी इंटेंसिटी या सेंसिटिविटी जो चेक करें कि हमारा आँख की कितनी सेंसिटिविटी की जो परसीव कर पा रही है उतनी डिम लाइट को। ठीक है, आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जो ये थ्रेशोल्ड वाला हमें मेन पढ़ना है, जिसमें हम क्या करते हैं, बस ये याद रखिएगा, जो सुपरा थ्रेशोल्ड है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। जो थ्रेशोल्ड है उसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ HFA, दैट इज़ हम्फेयर फील्ड एनालाइजर, और तुम्हारा होता है ऑक्टोपस पेरीमीटर। तो हम फेरी फील्ड एनालाइजर जो होता है HFA, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक बेसिकली एक कर्व्ड स्क्रीन होती है, जैसे कि समझ लीजिए ये एक स्क्रीन है। ठीक है, एक कर्व्ड स्क्रीन है, यहाँ पे हम चिन प्लेस करते हैं अपना पेशेंट का, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि एक LED लाइट है जो कंट्रोल हो रखी है एक बटन से। ठीक है, रिमोट से कंट्रोल होती है। तो ये जो LED लाइट्स हैं, ये वाइट बैकग्राउंड, ये पीछे ना वाइट बैकग्राउंड है, ये LED लाइट्स कंट्रोल हो रखी हैं। ठीक है, अब वो जलेंगी तब हमारा विजुअल फील्ड हम चेक करेंगे कि कब कितनी इंटेंसिटी तक जल रही है, कहाँ तक जल रही है, उससे हम नॉर्मल विजुअल फील्ड एस्टिमेट करना ना हमें इसमें थ्रेशोल्ड वाली में, कि नॉर्मल विजुअल फील्ड एस्टिमेट करनी है। तो जब जिस इंटेंसिटी की लाइट यहाँ जली उस इंटेंसिटी की यहाँ जली, तो हम उससे डिटरमाइन करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक की वो रेंज है। ठीक है, विजुअल फील्ड कहाँ से कहाँ तक की है। तो पेशेंट क्लिक का रिमोट व्हेन अ पर्टिकुलर LED आर विजिबल। ठीक है, फाइंडिंग क्या हो, फाइंडिंग एनालाइज कैसे होती है कि या तो नॉर्मल विजुअल फील्ड होगी या तो एबनॉर्मल विजुअल फील्ड होगी, दो तरीके से फाइंडिंग एनालाइज होती है बस। ठीक है, टेस्टिंग पैटर्न क्या हो सकता है कि यहाँ पे 24/2 डिग्री और 30/2, 10/2 और फुल फील्ड 20 पॉइंट टेस्टिंग। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का सिग्निफिकेंस यही है कि जो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं
ये स्क्रीन है ना, जब ये डिटरमाइन करेगी ना विजुअल फील्ड, तो बेसिकली किस रेंज में करेगी कि हो सकता है कि सेंट्रली वो 24 देख पा रही है विजुअल फील्ड टेस्ट, और 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय, मतलब कि और जो 2 पॉइंट है ना देख बेसिकली सेंट्रली 24 पा रही है या 30 पा रही है, बट दो जो पॉइंट है ना वो 6 डिग्री से ही सेपरेटेड है, मतलब उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ज़्यादा का नहीं आ रहा, वो 6 डिग्री का आ रहा है। जैसे कि जो पर्सन है वो यहाँ से बैठ के देख रहा है तो वो देख इतना ही पा रहा है, तो इसका उसका सेंट्रल विजन वो 24 डिग्री का ही है, मतलब जो सेंट्रल से विजन है उसका विजुअल फील्ड वो 24 डिग्री का है, बट जो 2 पॉइंट से डू डिस्टेंस है ना वो सिर्फ वो कितनी है 6 डिग्री के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग पैटर्न क्या है कि सेंट्रल 24 विजुअल फील्ड टेस्टेड है, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 6 डिग्रीज। इसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेंट्रल 30 डिग्री विजुअल फील्ड है, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 6 डिग्री, वही सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। बस नाम याद करिएगा और कितने डिग्री पे बोला गया, तो 24, 2, 32, 10, 2, देखो तीनों में 2 2 है, 24, 30 और 10 है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल 10 विजुअल फील्ड टेस्टेड है, और फुल फील्ड क्या है, फुल फील्ड 120 पॉइंट टेस्टिंग का मतलब सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड दोनों एग्जामिन करी, दोनों सही आ रही हैं, ठीक है। तो ये था इसमें, ठीक है। इसके बाद अदर जो टेस्टिंग यूज होती है विजुअल फील्ड के लिए, दैट इज मैंने सुपरा थ्रेशोल्ड तो बता दिया, स्क्रीनिंग के लिए होती है, थ्रेशोल्ड भी बता दिया, ग्लोकोमा की मॉनिटरिंग के लिए होती है। एक होती है सीता क्या होती है, स्वेडिश इंटरैक्टिव टेस्टिंग एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है ये बेसिकली मोस्ट कॉमन इन HFA में ही मतलब यूज़ की जाती है, स्वेडिश इसकी तरह ही होती है, स्वेडिश इंटरैक्टिव टेस्टिंग एल्गोरिथम। इसमें भी स्ट्रैटेजी जो यूज़ की जाती है, तो वाइट लाइट ऑन अ वाइट स्टिमुलाई, मतलब कि वाइट बैकग्राउंड जो होगा उसमें वाइट स्टिमुलाई जल रही होगी, जिससे हम पता करते हैं। तो क्या लिखा है, स्ट्रैटेजी यूज्ड ऑन वाइट स्टिमुलाई, ठीक है। स्वैप क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, ब्लू ऑन येलो स्टिमुलाई यूज, यहाँ पे क्या है ब्लू कलर की बाउंड्री है, बैकग्राउंड है, उसमें येलो स्टिमुलाई यूज है। एग्जामिनेशन किस में किया जाता है, कॉनी सेलुलर पैथोलॉजी में इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। FDT क्या होता है, बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फ्लिकरिंग स्टिमुलाई, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फ्लिकरिंग स्टिमुलाई है, ठीक है। यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मैग्नोसेलुलर पाथवे क्या होगा, जो बहुत ही रैपिड मोशन ऑफ फ्लिकर, मतलब कि आंखें जल्दी जल्दी बंद हो रही हैं, तो जो फ्लिकर बहुत रैपिड है तो मैग्नोसेलुलर पाथवे बोला जाता है, उसके जैसे होता है, तो उसमें डिटेक्ट करता है कि रैपिड मोशन ऑफ फ्लिकर्स का रैपिड मोशन ही डिटेक्ट करता है, FDT, जिसमें ब्लैक एंड वाइट फ्लिकरिंग स्टिमुलाई यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे में हम रिंग पेरीमेट्री पढ़ते हैं। रिंग पेरीमेट्री क्या होता है, ये टेस्ट मतलब पेरिफेरल विजन के लिए होता है। रिंग पेरीमेट्री बेसिकली रिंग का मतलब क्या होगा, वो पूरा रिंग देखेगा, तो पेरिफेरीज भी देखेगा, तो पेरिफेरल विजन के लिए होता है। यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पार्वोसेलुलर पाथवे, ये होता है पार्वोसेलुलर के लिए, ठीक है। ये FDT होता है, किसके लिए होता है, दैट इज मैग्नोसेलुलर पाथवे। ये स्वैप होता है कॉनी सेलुलर पाथवे, ठीक है, याद रखिएगा, कॉनी, मैग्नो और पार्वो, ठीक है। रिंग से P से R बन जाएगा, तो पार्वो से याद रखिएगा, पार्वो सेलुलर, ठीक है। इसके बाद FDT में जो था वो मैग्नो सेलुलर था, और यहाँ पे स्वैप में याद रखना है कॉनी सेलुलर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल जो विजुअल फील्ड होती है वो बेसिकली कैसी होती है, तो जो शेप होता है वो हॉरिजॉन्टली ओवल विद द इन्फेरो नेजल नॉच। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल विजुअल फील्ड होती है वो होती कैसी है, हॉरिजॉन्टली ओवल होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली ओवल होती है, बट यहाँ पे जो नेजल साइड है ना वहाँ इन्फ्रो नेजल नॉच होता है, क्योंकि हमारी जो नोज़ की वजह से ना हम ये इन्फ्रो नेजल वाला पार्ट देख नहीं पाते हैं, ठीक है। विजुअल फील्ड हमारी ब्लॉक हो जाती है नोज़ की वजह से, ठीक है। नोज़ को हम देख लेते हैं, तो इन्फ्रो नेजल वाला जो बीच का पार्ट है ना ये हम ब्लॉक हो जाता है नेज की वजह से, इसलिए इन्फ्रो नेजल नॉच लिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। इसको 2D जो प्लॉट करेंगे जो विजुअल फील्ड को, उसको आइसोप्टेरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोप्टेरी बोलेंगे, ठीक है। ये इन्फीरियर होता है, इससे भी हम मोनोकुलर विजन टेस्ट करते हैं, एक आँख करके, एक जैसे हम एक ये अब मोनोकुलर विजन मतलब एक आइज क्लोज करेंगे, दूसरी आइज ओपन रखेंगे, तो हम जब नोज़ की तरफ आएंगे तो हमारा जो एरिया है ना पेरिफेरी का पूरा ब्लॉक हो जाएगा नोज़ की तरफ से, तो वही चीज़ दिखाई गई है इन्फ्रो नेजल नॉच, इस वजह से ही दिखाई गई कि हम मोनोकुलर विजन कर रहे हैं, एक आइज को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, तो इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज़ ऑब्लिक फ्लैश लाइट मैथड, जिसमें क्या होता है कि हम टेम्पोरल साइड से लाइट थ्रो करेंगे, द लाइट थ्रोन फ्रॉम द टेम्पोरल साइड, एक पेन टॉर्च से लाइट थ्रो करेंगे, ठीक है। अब वो टेम्पोरल साइड की जो आयरिस है उसको एल्यूमिनेट कर देगी, टेम्पोरल साइड की आयरिस एल्यूमिनेट हो गई, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, वो अगर टेम्पोरल साइड की से नेज़ल साइड चली गई है, ठीक है, मतलब दो केस हो सकते हैं कि नेज़ल साइड पे अगर गई है तो नेज़ल साइड की आइरिस को भी इल्यूमिनेट कर दे, ठीक है, या तो ब्लॉक कर दे, मतलब कि टेम्पोरल साइड की साइड ही ब्लॉक हो जाए और जो शेडो है, मतलब कि जो क्या टेम्पोरल साइड की शेडो है वो नेज़ल साइड बन रहा है, पर नेज़ल साइड में कोई लाइट का सोर्स नहीं दिख रहा, मतलब एल्यूमिनेट ना करे, तो शेडो ओवर द आइरिस। जैसे डायग्राम समझते हैं कि क्या है, कि जैसे हमने यहाँ से लाइट टॉर्च से पेन फ्लैश जलाया, ठीक है, पेन टॉर्च से, ये टेम्पोरल साइड है, ठीक है, हम टेम्पोरल साइड से जलाया, ये नेज़ल साइड है, तो नेज़ल साइड पे यहाँ पे भी इल्यूमिनेट हो गया, मतलब लाइट का विजिबिलिटी हमें यहाँ पे भी हो रही है, जिसका पॉइंट क्या होता है कि इसे क्या बताता है कि जो हमारी जो एंटीरियर चैम्बर है उसकी डेप्थ ज़्यादा है, मतलब डीप है, वो काफ़ी डीप है, ठीक है, ओपन एंगल है, मतलब एंगल ओपन है, क्लोज एंगल ग्लोकोमा नहीं है, तो वो ओपन एंगल बताएगा, ठीक है। डीप अगर एंटीरियर चैम्बर दिख रहा है जिसमें इल्यूमिनेशन नेज़ल साइड पे भी दिख रहा है, टेम्पोरल साइड से अगर लाइट मार रहे हैं, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें जो यहाँ पे ना वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका जो ब्लॉक हुआ है ना उसकी शेडो, यहाँ पे शेडो बन रही है सिर्फ, तो शेडो ओवर द नेज़ल आइरिस बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेडो ओवर द नेज़ल आइरिस को हम लोग बोलते हैं दैट इज शेडो ओवर द नेज़ल आइरिस, इक्लिप्स साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्लिप्स साइन, ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल आइरिस इज ब्लॉकिंग द लाइट और शेडो ओवर द नेज़ल आइरिस इज फॉर्मेड, मतलब शेडो ब्लॉक कर रही लाइट, जिसकी वजह से शेडो बन रही नेज़ल साइड पे, तो इक्लिप्स साइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स साइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, तो भाई आइरिस मूव्ड फॉरवर्ड शैलो एंटीरियर चैम्बर, तो यहाँ पे जो एंटीरियर चैम्बर है वो शैलो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आइरिस मूव हो चुकी है फॉरवर्ड, क्योंकि एंटीरियर चैम्बर, तो यहाँ पे क्लोज एंगल ग्लोकोमा हो जाए, क्लोजर एंगल ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है। तो अगला टेस्ट है जो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को डिफाइन करता है, दैट इज़ वैन हेरिक्स मेथड। बेसिकली इसको हम यहाँ समझते हैं, वैन हेरिक्स मेथड क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए, ये ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फॉर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें हम बेसिकली करते हैं क्या, हम कंपेयर करते हैं कॉर्निया की थिकनेस को एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ से, डेप्थ ऑफ कॉर्नियल थिकनेस एंड एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ और कॉर्नियल थिकनेस को कंपेयर करते हैं, तो उसके हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अगर ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 का मतलब क्या, कि एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ इक्वल या मोर है, मतलब बहुत ज़्यादा है, कॉर्निया की थिकनेस कम है और एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा एंगल ओपन होगा, ऑब्वियसली ओपन एंगल, वाइड ओपन एंगल होगा। अगर थर्ड ग्रेडिंग है, इसका मतलब कि जो हाफ ऑफ द, मतलब जो खुला है तो थिकनेस उसकी हाफ है, ठीक है, तो ओपन एंगल है। 2 क्या है, ग्रेड 2 क्या है, ये ग्रेड 4 था, ये ग्रेड 2 क्या है, जहाँ पे क्या कहते हैं, जो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है 1/4 ऑफ कॉर्नियल थिकनेस है, ठीक है, मतलब 1/4 है, जब तक कॉर्नियल थिकनेस है, कॉर्नियल थिकनेस ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एंटीरियर चैम्बर, तो नैरो एंगल है। ग्रेड 1 में क्या है कि वो लेस देन 1/4 है, तो एक्सट्रीमली नैरो है। और ग्रेड 0 में क्या है, नो स्पेस, मतलब कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो एंगल ऑफ क्या कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल ही बंद हो चुका है, तो उसको कहते हैं एंगल क्लोज, ठीक है, एंगल क्लोज ग्लोकोमा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी थी कि कंपेयर करते हैं कॉर्नियल थिकनेस और पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ को, अगर सेम या इक्वल है, कि मतलब कि जो ग्रेड 4 में क्या है कि जो एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ है वो सेम या इक्वल है, या मोर देन है या इक्वल है, ठीक है, तो वो ग्रेड 4 ओपन एंगल में गिना जाएगा, और कम होगा तो ग्रेड 1 में गिना जाएगा, इसमें क्लोज एंगल होगा। फिर हम पढ़ते दैट इज गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी क्या होता है, ये विजुअलाइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ जो एंटीरियर चैम्बर है ना उसके स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करते हैं यहाँ पे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल फिजिक्स के लॉ पे बेस्ड होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट रे हमारे अंदर से आ रही है तो वो आइरिस को क्रॉस करते हुए कॉर्निया पे टकरा रही है, और फिर ये इसका जो एंगल बना है फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाती है इनवर्ड ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा इंटीरियर चैम्बर है, ठीक है, ये इंटीरियर पूरा चैम्बर की डेप्थ है तो एक्वस फ्लूइड होगा, ठीक है, तो ये इंटीरियर चैम्बर की भी यहाँ पे आगे टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। नॉर्मल आई के केस में क्या होता है, ठीक है, तो लाइट डज नॉट लीव एंटीरियर चैम्बर, मीडियम को लीव नहीं करती है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है नॉर्मल केस में। बट अगर ग्लोकोमा का केस है तो क्या होता है कि हम उसको टेस्ट कैसे करते हैं, कि हम क्या करते हैं, एक गोनियोस्कोप लेते हैं, गोनियोस्कोप हम लगाते हैं कॉर्निया के ऊपर एक गोनियोस्कोप लगाते हैं, हैज़ सम रिफ्रैक्टरी इंडेक्स, मतलब कि उसका जो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है वो एज अ कॉर्निया के जैसा का रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है, ठीक है, एक मिरर लगाते हैं जिसका रिफ्रैक्टरी इंडेक्स कॉर्निया जैसा है, प्लेस्ड ओवर कॉर्निया। गोनियोस्कोपी मतलब यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे ना जो मिरर है तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब हम इससे एग्जामिन करेंगे तो आई को हम एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम अंदर से कि इंटीरियर एंगल में। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करके आ रहे हैं, गोनियोस्कोपी से हम एक एक्सटर्नल मिरर लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो अंदर से लाइट रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि गोनियोस्कोप का जो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है, वो किसकी तरह है, कॉर्निया की तरह है। तो वो उसी मीडियम में ट्रैवल करती रहेगी, सेम मीडियम है तो सेम मीडियम में ट्रैवल करते करते अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगी, हम यहाँ से विजुलाइज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं ना गोनियोस्कोपी से, तो वो हम देख पाएंगे, उससे हम एग्जामिन कर पाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जिसमें डायलेटेड प्यूपल हो रखा है उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि डायलेटेड प्यूपल के अंदर क्या होता है, जो आइरिस के टिश्यू है ना वो कलेक्ट हो जाते हैं नियर द एंटीरियर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के एंगल पे कलेक्ट हो जाते हैं। जब प्यूपिल डायलेट होता है तो आइरिस के टिश्यू कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। जो डायरेक्ट होती है वो हम गोनियो लेंस से यूज करते हैं, जो गोनियो प्रिज्म करते हैं वो इनडायरेक्ट होती है, गोनियो प्रिज्म से हम इनडायरेक्ट करते हैं, जिसमें आता है हम सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और स्लिट लैम्प बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में और स्लिट लैम्प बेस्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गोनियो लेंस से होता है, गोनियो प्रिज्म से होता है। तो हम इसमें अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो गोनियो लेंस के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो बेसिकली कोपीज गोनियो लेंस, स्वैन, जैकोब लेंस, बार्कन लेंस, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं गोनियो लेंसेज के, ठीक है। एक कोपी का हो गया, ठीक है, वही याद रखिएगा नाम से कि गोपी का हो गया, एक स्वैन का हो गया, ठीक है, और एक बारकन का हो गया, ठीक है, बार करने वाला बारकन लेंस हो गया, ठीक है। ये सारे गोनियो लेंस होते हैं। कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ इन चिल्ड्रन, इन्फेंट, बेड रिडन, सुपाइन पोजीशन पे या एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट है, तो इन सब में हम गोनियो लेंस यूज़ करते हैं, ताकि हम एंटीरियर चैम्बर के जो डेप्थ या स्ट्रक्चर्स हैं उसको विजुअलाइज कर सके, ठीक है। तो अब इसमें जो हम दूसरी गोनियो प्रिज्म देख रहे थे ना, गोनियो प्रिज्म के हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो जीस 4 मिरर गोनियोस्कोप है, पॉस्नर 4 मिरर गोनियोस्कोप है, गोल्डमैन्स 3 मिरर गोनियोस्कोप है। तो उसको कैसे याद रखेंगे, पोगो याद रखिए, गो जी पे आता है, तो जीस पोगो मतलब वही पॉस्नर, गोल्डमैन, यहाँ पे 3 है या बाकी 4 मिरर लगा रखे। और यहाँ पे 3-4 मिरर लगा रखे हैं ना गोनियोस्कोप में, सोचिए यहाँ पे ना 3 से 4 मिरर लगा रखे हैं, तो हमको ना एक एक स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो हम सुपीरियर, इन्फीरियर, नेजल, टेम्पोरल मिरर्स, मतलब हर जगह इन्फीरियर मिरर लगा रखे हैं, 4 मिरर लगा रखे हैं हर पोजीशन पे। तो सारे क्वाड्रेंट्स, मतलब जितने भी क्वाड्रेंट है एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के, सारे एग्जामिन हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो इस टेस्ट से, दैट इज गोनियो प्रिज्म लगा देंगे ना, तो उससे इनडायरेक्ट जो होता है गोनियो प्रिज्म लगाते हैं, जिससे हम सारे क्वाड्रेंट ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, अच्छा जो स्ट्रक्चर्स हम क्या क्या देख सकते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर बता रहा हूँ। पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पीछे से सबसे पहले क्या दिखेगा, सीलियरी बॉडी बैंड दिखेगा, CBB, फिर दिखेगा स्क्लेरल स्पर दिखेगा, तो SS स्क्लेरल स्पर, ट्रेबिकुलर मेशवर्क, सबसे आगे क्या होगा, सेल बेस लाइन होगी, ठीक है, सेल बेस लाइन होती है जो सबसे आगे दिखती है। तो पेरिफेरल टर्मिनेशन होता है, पता है सेल बेस लाइन क्या होती है, पेरिफेरल टर्मिनेशन होता है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन का, ये भी पढ़ रखा है हमने एनाटॉमी वाले लेक्चर में। तो होता क्या है कि एज द आइरिस मूव फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटीरियर जो चैम्बर के सीरियली ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब कि जैसे जैसे आइरिस आगे आता रहता है ना, कॉर्निया की तरफ आगे आता रहेगा ना आइरिस, तो उसका होता क्या है कि वो एंटीरियर चैम्बर के ना जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, सीलियरी बॉडी बैंड, स्क्लेरल क्या कहते हैं, स्क्लेरल स्पर, ट्रेबिकुलर मेशवर्क और साल बेस लाइन, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ गोनियोस्कोपी फाइंडिंग्स। ग्रेडिंग का बेसिकली क्या मतलब है कि हम कितने स्ट्रक्चर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में विजिबल है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग देते हैं। तो इसमें सबसे पहला देते हैं साई फाई, ये 3 होते हैं बेसिकली, दैट इज साई आई, ठीक है, साइफर और सफ़ेद, साइफर और साई आई, ये 3 तरह की ग्रेडिंग होती है, साई आई, साइफर और सफ़ेद, साई आई, साइफर, सफ़ेद, ठीक है, तीनों S से होती है। साई आई में क्या देखते हैं, साई आई में बेसिकली क्या देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमन होती है और विजिबल, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में प्रेजेंट है उसको विजिबलाइज करते हैं। तो ग्रेड 1 में क्या देखते हैं,
ऑल स्ट्रक्चर विजिबल, तो उसको ग्रेड 1 देखेंगे। तो दैट इज़ वाइड ओपन, जो बहुत ज़्यादा ओपन होता है उसको क्या कहते हैं, तो सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या देखते हैं, तो वो था सिलियरी बॉडी बैंड, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर थे ना, वो हमने देखा था यहाँ पे पोस्टीरियर टू एंटीरियर, सबसे पहले पीछे क्या था, सिलियरी बॉडी बैंड, सबसे पीछे से ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तो CBB ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ग्रेड 2 देंगे। ग्रेड 3 किसको देंगे, जब तुम्हारा क्या कहते हैं वो SS या कह लो कि SBB भी, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। SS दैट इज स्क्लेरल स्पर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और क्या कहते हैं या ट्रेबिकुलर मेशवर्क भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ये तीनों चीज़ें हो गई। ग्रेड 4 देंगे कि खाली सैल्वेज लाइन बची हुई है विजुअल, बाकी सब कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर सब कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम सैल्वेज लाइन। अब बाकी दो है जो सैफर ग्रेडिंग क्या होती है, वो किस पे बेस्ड होती है, वो एंगुलर विड्थ पे बेस्ड होती है। ये कितना एंगल मतलब विड्थ के हिसाब से, कितने डिग्री के हिसाब से बचा हुआ है। तो ग्रेड 1 देंगे अगर लेस देन 10 डिग्री है तो मतलब क्लोज्ड है, ठीक है। ग्रेड 2 देंगे अगर, जैसे इसमें देखिए जो वाइड ओपन वाला था, इस केस में ग्रेड 1 दे रखा था। जो वाइड ओपन वाला था देख लो, तो यहाँ पे ग्रेड 1 दे रखा था। इस केस में ग्रेड 4 दे रखा है। जो वाइड ओपन वाला है तो वो ग्रेड 4 दे रखा है, मतलब 35 से 45 खुला हुआ है। इसमें बस 10% मतलब लेस देन 10% खुला था, लेस देन 10 डिग्री खुला था, ठीक है। ग्रेड 2 में 10 से 20 डिग्री खुला था। जो एंगल यहाँ पे ओपन था ना, क्या कहते हैं ऐसे करके, जो एंटीरियर एंगल ओपन था, एंगल ऑफ क्या कहते हैं एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, जो ओपन था वो इस लेस देन 10 है तो 1 देंगे। ग्रेड 2 में 10 to 20 है, ग्रेड 3 में 25 to 35 है, ग्रेड 4 में 35 to 45 है, तो वो वाइड ओपन है बोला जाएगा। तीसरा तरह का है स्फेथ ग्रेडिंग। क्या होता है स्फेथ ग्रेडिंग, क्या होती है बेसिकली बेस्ड ऑन द, ये भी एंगुलर विड्थ पे बेस्ड होती है, जैसे ये एंगुलर विड्थ हो गई, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरिफेरल आइरिस और आइरिस रूट कॉन्फ़िगरेशन, दो चीज़ें पे, एक आइरिस की रूट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी, आइरिस कैसा है, और पेरिफेरल आइरिस कैसा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरिफेरल आइरिस तो बेसिकली आइरिस पे ही डिपेंड करा, आइरिस की रूट और पेरिफेरल आइरिस पे। तो यार आई होप इतना लेक्चर आपको समझ आया होगा, इन्वेस्टिगेशन सारी आपको समझ आई होंगी, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया है समझाने का, बाकी जो भी वीडियोज़ या फोटोज़ है मैंने आपके सामने डाल दिए, आप उसको देख लीजिए, उसे समझ आ गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।